तो इसमें जो बेसिक है, हम आज वो स्टार्ट करेंगे। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपने कोई काम करना है, तो उसके लिए आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है? सो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया, मैं आज की डेट से जो है वो फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ 26/4/2024 ये मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद मैं इसके अंदर इन होऊँगा इस फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? फ़ोल्डर के अंदर इन हो जाने के बाद मैंने इस यूआरएल में, जहाँ पे ये चीज़ आ रही होती है, ठीक है? यहाँ पे आके मैंने क्लिक करना है और मैंने यहाँ पे लिखना है सीएमडी। अगेन आई रिपीट कि मैंने यहाँ पे लिखना है सीएमडी। सीएमडी लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। जब मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो मेरे पास ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? जी। अब इस टर्मिनल के अंदर आने के बाद अब मुझे नज़र क्या आता है कि मेरा टर्मिनल में अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे वही डेट यानी जो फ़ोल्डर का नेम मैंने रखा था, वो मुझे सामने शो हो रहा है। अब इस टर्मिनल पर आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं लिखना है कोड डॉट यानी वीएस कोड को मैंने ओपन करना है विद दिस फ़ोल्डर, ठीक है? सो मैं यहाँ पे करूँगा कोड स्पेस डॉट और एंटर प्रेस कर दूँगा। जब मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो उसी फ़ोल्डर के साथ मेरा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। अगर आप राइट साइड पर देखें, तो यहाँ पर देखें आपको ये डेट जो है वो नज़र आ रही है, यानी फ़ोल्डर का जो रीनेम है, वो नज़र आ रहा है। अब जो ये वाला वीएस कोड है, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सॉरी, टर्मिनल जो है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो हम इस टर्मिनल को अब ऑफ कर देंगे, ठीक है? अब हमने वीएस कोड को ओपन कर लिया इस फ़ोल्डर के साथ, यानी अब हम इस वीएस कोड के अंदर जितनी भी फाइल्स बनाएँगे, वो इस फ़ोल्डर के अंदर अपने आप इम्पोर्ट होती हुई चली जाएँगी। सो मैंने सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। सो फ़ाइल क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखना है न्यू फ़ाइल। अब फ़ाइल क्रिएट करने के लिए मैं कौन-सी फ़ाइल बना रहा हूँ, पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि मैं किस फ़ाइल पे काम करना है, यानी एचटीएमएल पे काम करना है, सीएसएस पे काम करना है, जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, पीएचपी पे काम करना है, ठीक है? सो अभी हमने काम करना है एचटीएमएल पे। सो एचटीएमएल की जो डिफ़ॉल्ट जो फ़ाइल होती है, जो सबसे मेन फ़ाइल होती है, उसका नेम होता है इंडेक्स, ठीक है? सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स। मैंने इंडेक्स लिखा, इंडेक्स लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद जैसे ही मैं देखता हूँ, तो मुझे इंडेक्स शो होता है, फ़ाइल पे इंडेक्स शो होता है। अब मैं फ़ाइल किस चीज़ की क्रिएट कर रहा हूँ? डॉट एचटीएमएल की। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। जब मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखूँगा, तो एंटर प्रेस करूँगा, तो मेरी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? ये मेरी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं अगर फ़ोल्डर के अंदर आता हूँ और यहाँ पर आकर देखता हूँ, तो ये मेरी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। और अगर मैं इसको इसकी प्रॉपर्टी में जाके चेक भी करता हूँ, तो यहाँ पे देखें डॉट एचटीएमएल, ठीक है? सो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि इस फ़ाइल के अंदर क्या है। इस फ़ाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप टाइटल में भी देखें, तो वहाँ पे भी फ़ाइल का नेम आ रहा है। फ़ाइल का नेम मीन्स index.html, ठीक है? सो हम इस फ़ाइल में आएँगे, यहाँ पर आकर इस फ़ाइल के अंदर सबसे पहले हमने टैग लेना है एचटीएमएल का, और आपने याद रखना है कि एचटीएमएल में रहते हुए जो भी टैग को आप ओपन करोगे, उस टैग को क्लोज़ करना कंपल्सरी है। हाँ, कुछ टैग ऐसे हैं जिनको हम क्लोज़ नहीं कर सकते, मतलब कि सेल्फ टैग होते हैं वो। उनको हम बैकस्लैश से ऑफ करते हैं। लेकिन वो हम आगे जाकर देखेंगे, वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि जो टैग हमने ओपन करना है, उसको क्लोज़ भी करना है। मैं आपको बताऊँगा कि ओपनिंग टैग किसको बोलते हैं, क्लोजिंग टैग किसको बोलते हैं।
ओपन टैग करना हो तो कैसे करते हैं और क्लोजिंग टैग करना हो तो कैसे करते हैं। सो अभी मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग टैग। सो मैं सबसे पहले लगाऊंगा लेस देन लगाने के बाद मैं इसके अंदर लिखूंगा HTML। जब मैंने HTML लिख दिया उसके बाद मैं लगा दूंगा ग्रेटर देन। जब मैं ग्रेटर देन लगा दूंगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जब मैं ग्रेटर देन लगा दूंगा तो आगे का जो HTML का जो टैग है वो क्लोजिंग है, यानी ये जो टैग है इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं और ये जो टैग है इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं। ओपनिंग टैग में और क्लोजिंग टैग में फर्क क्या है? फर्क ये है कि क्लोजिंग टैग जो है उसके अंदर लेस देन आता है, ठीक है, ये सॉरी बैकस्लैश, ठीक है, और ओपनिंग टैग है उसमें बैकस्लैश नहीं आता, ठीक है। सो सबसे पहले हमने ये लिया HTML का ओपन टैग किया और क्लोजिंग किया, इसके अंदर एंटर प्रेस किया, जितना भी हमारा कोड होगा वो HTML के टैग के अंदर आएगा। अगेन आई रिपीट कि जितना भी हमारा कंटेंट होगा, जितने भी हमारे टैग्स होंगे, स्क्रिप्ट्स होंगी, लिंक्स होंगे, वो हमारे HTML के टैग के अंदर आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद मैं एक टैग लूंगा जिसका नेम है हेड, ठीक है। सो इसी तरह मैं हेड टैग को भी ओपन करूंगा और उसको क्लोज भी करूंगा। सो अभी मैं ओपन करने लगा हूं हेड टैग और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैंने जब इसको ओपनिंग मैंने हेड हेड टैग को मैंने ओपन किया, क्लोज किया, आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग टैग में ही बैकस्लैश आ रहा है, ओपनिंग टैग में नहीं आ रहा। सो अगेन इसके अंदर मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद इसके अंदर जो सबसे पहला जो टैग आता है उसका नेम होता है टाइटल। और टाइटल किसको बोलते हैं? टाइटल बोलते हैं इसको जो आपके ये वाला सबसे ऊपर जो शो होता है। जैसा कि अगर मैं अपने फाइवर के अकाउंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे गिग्स शो हो रही हैं, फेसबुक के अकाउंट पे जाता हूँ तो फेसबुक शो हो रहा है, इंडीड पे, लिंक्डइन पे, ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पर HTML पे जो हम टाइप करेंगे, जो हम ऐड करेंगे, वो शो होता है। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी, जी, मुझे ओके, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर जो टाइटल होता है हम वो लिखते हैं। टाइटल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने टाइटल का टैग बनाना है। सो सबसे पहले लेस देन और यहाँ पर हमने लिखना है टाइटल। टाइटल लिखने के बाद हमने इसको लगा देना है ग्रेटर देन। आपने एक चीज नोट की कि मैंने HTML का टैग बनाया, ओपनिंग टैग किया, तो क्लोजिंग टैग अपने आप ही बन गया। इसी तरह मैंने हेड टैग को ओपन किया, क्लोजिंग टैग अपने आप ही आ गया। और इसी तरह टाइटल टैग को जब मैंने ओपन किया तो क्लोजिंग टैग भी खुद ही जनरेट हो गया। सो ये कमाल है VS कोड एडिटर का, ठीक है। कुछ एक्सटेंशंस भी हैं, मेरा ख्याल है वो आपने की होंगी, लेकिन अगर नहीं की तो मैं आपको वो इंस्टॉल करवा दूंगा। सो अम, वही है इंस्टॉल जो आपने करवाया था लास्ट टाइम। हाँ जी, लास्ट टाइम मैंने करवाया था, वो अगर हुई हुई है तो ठीक है, नहीं तो हम कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये क्लास के बाद मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करवा दीजिएगा, जाते जाते मैं आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करवा दूंगा। ठीक ओके, है। सो टाइटल का मैंने टैग लिया, अब मैं इसके अंदर वेलकम कर देता हूँ। सो अभी मैंने वेलकम किया। वेलकम करने के बाद मैंने कंट्रोल एस के साथ इस फाइल को सेव करना है। अगर आप कंट्रोल एस के साथ सेव नहीं करना चाहते तो फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे आके सेव एज पे क्लिक करें। सॉरी, सेव एज पे नहीं करना था, सेव पे करना था, सेव पे कर। अब ये फाइल हमारी सेव हो गई है। जब हम सेव कर देंगे तो फिर हमने अपनी फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद अभी देखें यहाँ पे लिखा हुआ है index.html। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आके आपने रिफ्रेश करना है इसको। इस पेज को जब आप रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा आकर अपने टाइटल को देखिएगा, आपका टाइटल हो जाएगा वेलकम। यानी यहाँ पर आने के बाद आप जो भी लिखेंगे वो सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर। सो आप जो भी टैग लिखेंगे यहाँ पे आके वो शो होगा।
उधर सेव करना है, यहाँ पे आके आपने रिफ्रेश करना है। जब आप उधर से सेव करके आएँगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, तो आपका टाइटल जो है वो अपडेट हो जाएगा। सो अभी हम क्या करते हैं, एक कोई रैंडम एक वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने रिसेंटली जो मैंने वेबसाइट बनाई थी एस्टीमेट की, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ नज़र आती है कि इसके अंदर कुछ हेडिंग्स नज़र आती हैं, कुछ पैराग्राफ नज़र आते हैं, कुछ इमेजेस नज़र आती हैं, ठीक है? ये थोड़ी-सी आई थिंक मैंने इनका सर्वर स्लो हो गया है, तो देयर हैज़ बीन क्रिटिकल सर्च। हाँ, लास्ट टाइम याद आ गया, इनकी डोमेन जो है वो एक्सपायर हुई हुई है, अपडेट करनी थी। मैंने इनवॉइस इनको बना के भेजी तो हुई है, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। खैर, हमने यहाँ पे अब हेडिंग्स, पैराग्राफ या जो भी चीज़ें होती हैं, जैसा कि हम मीटिंग का ही ले लेते हैं, तो देखें जो है ये ऊपर हेडिंग आ रही है हमारी, पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है? राइट साइड पे आपकी ये इमेजेस आ रही हैं, ठीक है? सो इसी तरह हम भी लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी कोडिंग में आएँगे। कोडिंग में आने के बाद अब हमने इस हेड टैग को छोड़ देना है। अगेन आई रिपीट, जब हमने बॉडी के अंदर यहाँ पर कुछ भी, किसी भी किस्म की हेडिंग, किसी भी किस्म का पैराग्राफ या कोई इमेज या आइकन वगैरह लेकर आना है, तो हमने अब इसको यहाँ से हेड को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं बॉडी। सो अब हम क्या करेंगे, बॉडी का एक टैग क्रिएट करेंगे। सो लेस देन, और यहाँ पर आकर हमने लिखा बॉडी, बॉडी लिखने के बाद हम देंगे यहाँ पे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन देने के बाद आपने देखा कि एक बॉडी का टैग भी क्लोज हो गया। अब जब बॉडी का टैग क्लोज हो गया, तो अब इसके एंटर एंटर करेंगे, स्पेस मतलब कि सेंटर में आएंगे। सेंटर में आने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हमने एक हेडिंग क्रिएट करनी है। हेडिंग क्रिएट करने के हमारे पास 6 तरह की हेडिंग होती है, यानी H1 से लेके H6 तक जो है हमारे पास वो हेडिंग होती है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं H1, ठीक है, H1 का मैं टैग क्रिएट करूँगा। सो लेस देन H1 एंड ग्रेटर देन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट, ठीक है। अब H1 मैंने लिखा, H1 के अंदर सेंटर में मैंने लिखा है टेस्ट। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। सो आपने देखा, जब मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे वो मेरा टेक्स्ट आ गया। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको वो क्लियर नजर आए। ये टेस्ट मेरा यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह की मेरे हमारे पास और भी हेडिंग होती हैं, लाइक H2, ठीक है, टेस्ट। और इसी तरह हमारे पास H3 टेस्ट, और इसी तरह हमारे पास H4 टेस्ट, और इसी तरह कंट्रोल जी, और इसी तरह हमारे पास H5 टेस्ट, इसी तरह हमारे पास H6, ठीक है। 7 तक नहीं लेकर जा सकते हम। क्यों? क्योंकि हेडिंग का जो टैग है वो 6 तरह के हैं, 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग, ठीक है। सो मैंने आपके सामने H1 से लेकर H6 तक मैंने डाला। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। जब मैंने रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि जो टैग हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, यानी H1 जो है वो सबसे बड़ा है, H2 जो है वो उससे छोटा है, H3 जो है वो उससे छोटा है, H4 जो है वो उससे छोटा है, H5 एंड H6, ठीक है, यानी अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अगर कोई क्लाइंट कहता है मुझे इससे भी बड़ा फ़ॉन्ट चाहिए, तो हम CSS के थ्रू हम उस फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए हमने क्या किया, हेडिंग ला सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम मज़ीद अगर कुछ हमने पैराग्राफ या हेडिंग्स वगैरह डालनी हो, तो हम ईज़िली मेंशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अ, मैंने अगर लोरियम का कुछ पैराग्राफ लूँ और यहाँ पे आके ऐड कर दूँ, जैसा कि लोरियम एप्सम की एक वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ से कुछ मैं डमी पैराग्राफ उठा कर लाना चाहता हूँ।
मैं इनकी वेबसाइट पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैं चाहता हूँ ये पूरी हेडिंग जो है वो मुझे मिल जाए। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये ले मैंने यहाँ पे आके रिप्लेस कर दिया और मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं इनकी अपनी अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये ले जी, मेरे पास वो आ गया। अब ये तो हो गए हमारे पास हेडिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम लोरियम लैप्सम की वेबसाइट पर आए थे तो आपने देखा कि यहाँ पे हेडिंग थी। अच्छा, हमें पता चल गया कि हेडिंग को किस तरह क्रिएट करते हैं। H1 पैराग्राफ में लिया होगा इन लोगों ने भी, या H2 में लिया होगा, या बेशक H6 में लिया होगा, लेकिन CSS के थ्रू इन्होंने इस फॉन्ट को बड़ा कर लिया। सो अब हम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि इसके अंदर पैराग्राफ है। सो हम पैराग्राफ को कैसे ऐड कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ कैसे लेके आ सकते हैं। सो पैराग्राफ लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने करना है पी का टैग लेना है, यानी लेस देन, पी ग्रेटर देन, पी फुल फॉर्म पैराग्राफ। यहाँ पे आके हम पैराग्राफ लेंगे। आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, लोरियम लैप्सम से डमी पैराग्राफ लेना है ना हमने, आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। और वी एस कोड आपको कहता है कि मेरे पास भी डमी पैराग्राफ है, अगर आप मेरा यूज करना चाहते हैं तो आप मेरा भी यूज कर सकते हैं। सो अभी हम वी एस कोड का ही यूज करेंगे। तो हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, लोरियम। अब जब मैंने इसमें लोरियम लिखा तो आपने देखा यहाँ राइट साइड पे कुछ हमें पैराग्राफ ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब वी एस कोड कहता है, अच्छा अगर आपने ओनली जस्ट लोरियम लिखा है और आप एंटर प्रेस करते हैं तो राइट साइड पर जो भी आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, मैं ये पैराग्राफ इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो मुझे ज्यादा चाहिए तो वहां पर आकर आप टाइप कर दें, यानी मुझे 150 वर्ड्स चाहिए। सो अब मैं आपको 150 वर्ड्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैंने 150 लिखा और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद मुझे ये मेरा पैराग्राफ रिसीव हो गया 150 वर्ड्स का। सो मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मुझे 150 वर्ड्स का पैराग्राफ जो है वो मुझे मयसर है, ठीक है। यानी मैं 150 वर्ड्स का पैराग्राफ जो है वो मैं आसानी से ले सकता हूँ, उसको मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब आगे की जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि हमारे पास जो टैग्स थे, हमने जो टैग्स को पढ़ा, मतलब हेडिंग के टैग जो थे हमारे H1 से लेके H6 तक, ठीक है। इसी तरह हमने पैराग्राफ्स को देखा, यानी कि हमने अगर पैराग्राफ लेके आना है तो पैराग्राफ को किस तरह लेके आना है। अब आपने पैराग्राफ को देखा। पहले तो मिस नजमा मुझे यहाँ तक बताएं कि यहाँ तक कोई ऐसी चीज हो जो आपको समझ ना आई हो। नहीं, नहीं, मुझे सब समझ आ रहा है। ओके, गुड। क्योंकि मैं जितना आपको टैग पढ़ाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको काम दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाए, ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए। ऑलरेडी आई नाउ कि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन आप जो है ना थोड़ा थोड़ा पढ़ के ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो अब हम करते क्या हैं, आगे की तरफ जाने बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नेम है लिंक्स, ठीक है। सो लिंक्स का क्या काम होता है, HTML में हमारी वेबसाइट में हम लिंक कहाँ पर बनाते हैं, क्यों यूज करते हैं, हम ये देखेंगे। अच्छा, मैं अभी के लिए चला जाता हूँ डमी इस पैराग्राफ के ऊपर। अभी यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मुझे अच्छा ये सारा मेरे मतलब के कंटेंट ही नजर आ रहा है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आकर इन्होंने कहा कि आप इन इन पेजेस पर भी जा सकते हैं। ये इन्होंने जो अपने जो भी इनका मतलब कि इनका ताल्लुक है इन लोगों से, जो जो इन्होंने ये लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, हम यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने क्लिक किया इंग्लिश पर। इंग्लिश पर तो मैं ऑलरेडी हूँ, ठीक है। इंग्लिश पर मैं ऑलरेडी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और जुबान में मतलब कि मैं पैराग्राफ चाहता हूँ। सो मैंने वो वाली जुबान सेलेक्ट की और वो मुझे पैराग्राफ मिल गया सारा टोटली, ठीक है। अच्छा,
अब ये था काम लिंक्स का। अगर कल को आप कह देता है कि मुझे भी लिंक बना कर दें, सो हम कैसे बनाएंगे? अब हम बनाते हैं लिंक। सो लिंक बनाने के लिए आपके पास एक एंकर टैग होता है। अगेन आई रिपीट, लिंक्स बनाने के लिए आपके पास एक एंकर टैग होता है जो कि ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो मैं यहाँ पे लूंगा लेस देन एंड ए, और फिर मैं ग्रेटर देन लगा दूंगा। ठीक है, ए के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा HREF। ठीक है, इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमा। अच्छा, अब जो ए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा लिंक। अब मैंने लिंक लिखा, मैं आके आउटपुट चेक करता हूँ। आपने देखा ये लिंक है। जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो बॉटम में लेफ्ट साइड पर आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा एक लिंक जनरेट हो गया है, जो कि फाइल बैकस्लैश सी, फिर बैकस्लैश यूजर बैकस्लैश मोहम्मद रिजवान बैकस्लैश डेस्कटॉप, फिर आगे वो फोल्डर का नेम है एंड इंडेक्स डॉट HTML। यानी कि अगर हम इस लिंक पर क्लिक भी करते हैं तो हम इस फाइल के ऊपर जाएंगे जो कि हमें सजेशन में वो दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आकर HREF के इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कोमा के सेंटर में कोई लिंक प्रोवाइड करता हूँ, लाइक ये मैं इस यहीं से उठा लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया एंड इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपनी इस वेबसाइट पे आता हूँ, जो मैंने वेबसाइट मतलब के लिंक बनाया, इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मैं अपने लिंक पर मतलब कि होवर करता हूँ। होवर करने के बाद जब आप लेफ्ट साइड पे बॉटम वाली साइड पे आप देखेंगे तो अब आपको इस लिंक पर क्लिक करने से क्या एक्शन होगा, यानी आप कहाँ जाएंगे, वो वाला लिंक यानी वो वेबसाइट आपको नजर आ रही है। सो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक भी करता हूँ, अभी मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि ये हम कहाँ जाते हैं। आपने देखा जैसे ही मैंने क्लिक किया हम लोरियम लैप्सम की वेबसाइट पे आ गए। लेकिन एक चीज आपने नोट आउट की होगी कि जो हमारी वेबसाइट थी, आई मीन्स कि जो हमारा HTML का जो पेज था वो तो बंद हो गया, वो क्लोज हो गया। सो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो वो पेज है वो भी हमारे पास रहे, यानी इस तरह से। ठीक है, और जिस पे हम क्लिक करेंगे वो पेज हमारा आगे जाके ओपन हो। ठीक है, सो अभी के लिए हम पीछे आ जाएंगे, यानी अपनी ही फाइल में। मैंने बैक आ गया अपनी फाइल में, मैं यहाँ पे अपनी कोडिंग में आता हूँ। कोडिंग में आने के बाद मैं ए के बाद यानी HREF से पहले मैं यहाँ पे लगा दूंगा टारगेट ब्लैंक। ठीक है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। यहाँ पे आप अपना नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, और प्रोफेशनल जो तरीका है वो ब्लैंक होता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इसको मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक दिया, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। सो मैंने इसको क्लिक किया, आपने देखा कि हमारा ये पेज तो ओपन ही है, अब ये क्लोज नहीं हुआ, और क्लिक करने पर जो हमारा पेज ओपन होना था वो न्यू टैब में ओपन हो गया। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए आपको? जी, बिल्कुल आ गया। ओके, ठीक हो। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ये ब्लैंक लिखना। यहाँ पे मैं अंडरस्कोर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिजवान भी लिख देता हूँ, तो मसले वाली बात नहीं है। ये लो जी, मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मैंने क्लिक किया, ये ले, ये हमारी फाइल भी ओपन है, ये हमारी फाइल भी ओपन है। ब्लैंक बस इसलिए लगाते हैं कि जब हम किसी को ओपन करते हैं ना, तो थोड़ी सी देर के लिए अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर जब आप देखेंगे अभी तो ये ओपन हो गया, थोड़ी सी देर के लिए लाइक यानी 1 सेकंड कह लें। ठीक है, इतनी सी बस, ये यहाँ पे ना अभी तो ये ओपन होया हुआ है, इसकी कुकीज स्टोर हो गई हैं, इसलिए वो फट से जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। सो जो आप नाम लिखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो शो होता है, उसके बाद वो वेबसाइट शो हो जाती है जो आपने शो करवानी होती है। ठीक है,
अब आपने देखा कि आपको हेड की भी समझ आ गई, टैग्स की मतलब की, और उसके बाद पैराग्राफ की, लिंक की। ठीक है, मुझे यहाँ तक बताएं कुछ ऐसी चीज जो समझ ना आई हो। नहीं, मुझे आ गई समझ। ओके, गुड। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फॉर्मेटिंग। अच्छा, फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है? फॉर्मेटिंग बेसिकली यही चीज़ है। अब जैसा कि मैं अगर पैराग्राफ को देखता हूँ या मेरे ऊपर हेड टैग्स मैंने लगाए हुए हैं, यूज़ किए हुए हैं, अब मैं इस टैग को यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, और इस टैग को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, और इस टैग को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसी तरह, मतलब कि जानबूझकर। ठीक है, अब उसके बाद इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और इसी तरह फिर यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि मैं इसकी रीडेबिलिटी को ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं इस पैराग्राफ को पढ़ नहीं सकता, यानी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा पैराग्राफ या कौन सी लाइन कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, मुझे ये चीज़ पता ही नहीं है। ये मैं पढ़ सकता हूँ। जी। मैंने यहाँ पे इसकी रीडेबिलिटी को ख़त्म किया है, हुँ, यानी क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ? मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रही कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, हुँ। ये इस तरह का डिज़ाइन करने का मकसद ये है, इसको फॉर्मेटिंग में करना है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, तो मेरा सारा कोड फॉर्मेटिंग हो जाता है। आपने देखा कि पहले वो आगे पीछे था और अब वो एक लाइन में आ गया है। वो एक अलग बात है कि यहाँ पे मैंने बटन प्रेस करने से ये टैग की शक्ल में आ गए हैं। ठीक है, सो फॉर्मेटिंग भी एक ज़रूरी है। फॉर्मेटिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट पर आप मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हो। ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपने अपने तरीके से उसको कोड को लिखा है। कल को आपके बनाए गए कोड पर कोई काम करने के लिए आता है तो वो अच्छे से पढ़ सके, उसको एटलीस्ट पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पर मेरे से पीछे वाले डेवलपर ने ऐसे काम किए। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग जो है वो ज़रूरी होती है। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है इमेज। ठीक है, अब इमेज जो है वो क्या काम करती है? आपने अक्सर देखा होगा, हमारी वेब हमारी वेबसाइट्स जो आजकल हम यूज़ करते हैं और उसके अंदर इमेजेस शो होती हैं। छोटी-छोटी इमेज भी होती हैं, बड़ी-बड़ी इमेज भी होती हैं। ठीक है, वो इमेज लगी होती है। अच्छा, वो इमेज लगाते कैसे हैं? कहाँ से लगती हैं? कैसे लगती हैं? ठीक है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, सो इमेज का सबसे पहले लगाने का जो तरीका है, यहाँ से मैं कुछ पैराग्राफ को ख़त्म करने लगा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। इनफ है इतना। सो इमेज को हम कैसे लगाते हैं? सबसे पहले इमेज को लगाने का जो तरीका है वो है लेस देन आई एम जी। मैंने लेस देन लिया और आई एम जी लिखा। आई एम जी लिखने के बाद मैंने ग्रेटर देन लगा दिया। सो आपने एक चीज तो नोट किया होगा यहाँ पर कि पहले जो हम टैग को यूज करते थे उसके अंदर क्या होता था कि क्लोजिंग टैग भी होता था और ओपनिंग टैग भी होता था। लेकिन आईएमजी का मैंने टैग लिया, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यानी ओपनिंग टैग तो है, क्लोजिंग टैग नहीं है। यानी ये वाला ये वाला जो टैग है वो नहीं है। एक मिनट, कंट्रोल जी, यहाँ पर आने के बाद आईएमजी का टैग देना है वो, ये लो जी, आईएमजी ऐसे होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, सो ये है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, यानी इसको अगर हम क्लोज ना भी करें तो ये चलता है, ये टैग चलता है, ये हमें तंग नहीं करता। हाँ, अगर इस तरह का कोड आप रिएक्ट जेएस में जाकर लिखोगी तो आपको तंग करेगा। रिएक्ट जेएस में इस तरह से नहीं लिखना। जब हम इसको पढ़ेंगे रिएक्ट को तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो इस टैग के अंदर आना है। अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने एक इसकी एट्रीब्यूट लेना है जिसका नेम है एस आर सी, यानी सोर्स।
सोर्स के अंदर आपने क्या करना है, आपने पाथ डालना है। पाथ कौन सा? आपकी इमेज का। अब इमेज को लगाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। सो अभी मैं यूज जो करने लगा हूँ वो करने लगा हूँ ऑनलाइन वे। सो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नेम है pixabay.com। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं pixabay.com वेबसाइट पर जाता हूँ और वहां से कोई एक अच्छी सी इमेज उठा कर लेकर आता हूँ, जो कि हम टेस्ट कर सकें कि हमें इमेज लगानी आती है या नहीं। कौन से वे में? ऑनलाइन वे में। सो हम यहाँ पर आए और यहाँ पर ये शो नहीं हो रही, लेकिन हम इसका पाथ जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हमें पता तो नहीं है ये कौन सी इमेज है क्योंकि अभी शो नहीं हो रही, लेकिन हमने अगर इमेज फॉर एग्जांपल इसी इमेज को उठाना है तो उठाने के लिए राइट क्लिक करना है इस इमेज पर। इस इमेज पे राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर देखना है जहाँ पे लिखा होगा कॉपी इमेज एड्रेस। अगेन आई रिपीट, आपने इस इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखना है प्रॉपर्टी का नेम होगा जिसका नेम है कॉपी इमेज एड्रेस। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे अपनी कोडिंग में। सो जहाँ पर लिखा हुआ है SRC इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमा, यहाँ पर आने के बाद आपने कंट्रोल V के साथ उस लिंक को पेस्ट कर देना है। कौन सा लिंक? जो आपने कॉपी किया था, यानी कॉपी इमेज एड्रेस आपने किया था ना, कॉपी तो कॉपी हो गया, इमेज एड्रेस किसका? इमेज का। सो यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल S के साथ इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मैंने देखा कि मेरी ये वाली इमेज थी जो कि यहाँ पर थी। यहाँ पर जो इमेज थी वो ये वाली थी, जो कि उधर तो मुझे खैर नहीं शो हुई, लेकिन मेरे सर्वर पे शो हो गई है। ठीक है। अब ये जो था ये था ऑनलाइन तरीका। अब ऑनलाइन तरीका आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि आपका जो क्लाइंट है उसके पास एक डैशबोर्ड होता है जिसका नेम है इमेज किट। अगेन आई रिपीट कि आपका जो क्लाइंट है उसके पास एक डैशबोर्ड है जिसका नेम है इमेज किट। अब उसके ऊपर उसने सारी इमेजेस को अपलोड किया होता है। ठीक है, उन्होंने सारी इमेज को अपलोड किया होता है। सो वहां से बस वो अपलोड करके और आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं, ओनली जस्ट लिंक। सो अगर आपको कल को इस तरह से कोई लिंक मिलता है तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपको पता है कि अच्छा हमने इस तरह से लिंक पेस्ट करना है और हमारी वेबसाइट का काम, हमारी वेबसाइट पे इमेज लग जाएगी। अब हम जो वे यूज करने करेंगे वो वाला वे यूज करेंगे जो कि ऑफलाइन। और ऑफलाइन कौन सा तरीका होता है? ऑफलाइन वो होता है जो हमारी लोकल मशीन में इमेज डाउनलोड हुई हुई होती है। सो पहले मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। सो मैं इस इमेज पर आया और मैंने यहाँ पर जो है वो कंट्रोल S के साथ मैंने सेव किया और मेरी ये वाली फाइल थी, यहाँ पे आके मैंने img इसको मैंने वो दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। सो मैं अपने फ़ोल्डर में जाता हूँ या और जाकर यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास मुझे ये मेरी वेबसाइट पे मेरे फ़ोल्डर में मेरी फ़ाइल भी मिल गई है और मेरी इमेज भी मिल गई है। सो मैं अब क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए इस इमेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, इस कोड को ही ख़त्म कर देता हूँ। मैंने इस कोड को ख़त्म कर दिया और सेव किया और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे मेरी इमेज नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मैंने कोड को ही ख़त्म कर दिया। कोड को मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं जो कोड लिखने लगा हूँ, वो लिखने लगा हूँ ऑफ़लाइन। ठीक है? सो ऑफ़लाइन इमेज लगाने का जो कोड है उसको देखते हैं वो कैसा है। सो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिया लेस देन img और ग्रेटर देन। इसके अंदर आके मैंने लिया src
एसआरसी लेने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इमेज एसआरसी के अंदर मैं अपनी फाइल का नेम दूंगा। फाइल मीन्स अपनी इमेज का नेम। और इमेज का नेम क्या रखा था मैंने? इमेज का नेम img, ओनली जस्ट मैंने नाम रखा है img। अब इसकी सबसे पहले मुझे इस एसआरसी के अंदर लेना है मैंने img। ठीक है, अब img नेम तो मैंने ले लिया। सो मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके मैं जाके यहाँ पे चेक करता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, क्या मुझे इमेज मिली? नहीं, मुझे मेरी इमेज नहीं मिली। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पे इमेज का आइकन शो हो रहा है, लेकिन इमेज इमेज नहीं शो हुई। इमेज क्यों नहीं शो हुई? क्योंकि इमेज का हमने पाथ दुरुस्त नहीं दिया। अगेन आई रिपीट कि इमेज का जो एड्रेस है वो हमने नहीं दिया। सो पहले हम इमेज का एड्रेस को जानते हैं कि इमेज का एड्रेस क्या है। अगर हम देखें तो देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है img यानी इसका नेम, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन है वो है डॉट वेब पैक। ठीक हो गया। सो हम यहाँ पे आएंगे, img लिखेंगे डॉट वेब पैक। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। जब मैंने रिफ्रेश किया तो आपके सामने मुझे इमेज मिल गई है। ठीक है, आपने देखा ऑनलाइन तरीका और ऑफलाइन तरीका। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हमारे पास ये इमेज हमारी फाइल के साथ पड़ी हुई है। ठीक है, कल को अगर हमारी ये इमेज कल को ये इमेज किसी फ़ोल्डर में आ जाती है, लाइक इस तरह से करके, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इमेज होंगी कल को। ठीक है, हमारी प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा इमेजेस होंगी। तो हम उस इमेजेस को सारे को एक-एक फ़ोल्डर सबके साथ तो नहीं रख सकते, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देंगे। अगर इस तरह से आ गई, तो इस तरह से अगर मैं अब जाके चेक करता हूँ तो मेरी इमेज वो डिलीट होगी। तो अब मैं कैसे करूँगा? हालाँकि इसी के साथ ही थी, ठीक है? इसके साथ नहीं है। अब वो जो इमेज है वो है फ़ोल्डर के अंदर, पहले थी फ़ाइल के साथ, ठीक है? सो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको पाथ जो मैंने देना है, सबसे पहले मैंने देना है फ़ोल्डर का नेम। तो फ़ोल्डर का नेम क्या है? आईएमजी। आईएमजी का फ़ोल्डर का नेम है, इसके अंदर मैं लगाऊँगा बैकस्लैश। बैकस्लैश लगाने से का मकसद है फ़ोल्डर के अंदर इन हो जाना। यानी बैकस्लैश लगाने का मकसद जो है वो है फ़ोल्डर के अंदर इन हो जाना। उसके बाद इन हो जाने के बाद हमने लिखना है फ़ाइल का नेम, यानी क्या नेम है? आईएमजी। आईएमजी मैंने नेम दिया और आईएमजी नेम देने के बाद मैंने उस फ़ाइल की एक्सटेंशन दी। सो एक्सटेंशन क्या है? वेब पैक। अब हमारा ये पाथ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम जाके चेक करते हैं। कोई इशू यहाँ तक अभी तक? नहीं, सब क्लियर है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, हमने ऑनलाइन भी लगा के देखी और हमने ऑफलाइन भी लगा के देखा। सो अभी तक जो है वो हमारा लगाने का जो वे है वो ठीक चल रहा है। ठीक है, सो आगे आ जाती हैं कोटेशन। ठीक है, कोटेशन बेसिकली क्या होती है? कोटेशन कुछ भी नहीं होती। मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड्स हैं मेरे पास, लाइक डॉलर लगा लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये एक खास वर्ड है। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और जो डॉलर है इससे पहले मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड कोमा, यानी कि इन्वेस्टेड जो कोमा होते हैं, ठीक है, इनको मैं लगा दूंगा। ये कोटेशन होती हैं। बस सिर्फ इतना सा काम होता है। और अगर मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करके मैं चेक भी करता हूँ तो देखें, ये एक अहम वर्ड्स है। और अगर हम दो तीन वर्ड्स को इकट्ठा अटैच करके लगाएंगे तो वो एक खास पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इतना जो पैराग्राफ है वो बहुत ज्यादा खास है। ठीक हो गया। सो ये होती हैं कोटेशन। उसके बाद आ जाता है टेबल्स। अच्छा, टेबल जो है ना, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये है आपका टेबल्स इन HTML। ठीक है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो टेबल जो होता है ना, टेबल होता है इस तरह के। ठीक है, लेकिन टेबल
मुझे नहीं लगता कि टेबल आज ही आपको पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप आज की पीछे वाली प्रॉपर्टी को एक बार आप रिवाइज़ कर लो ना, तो बेस्ट है। यानी आगे जंप करने से पहले अगर आप पीछे वाली प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट कर लो, तो आई थिंक कि आपके लिए बेस्ट है, वरना मेरी पढ़ाने के लिए मुझे कुछ नहीं है, मैं तो पढ़ा दूँगा। क्यों? टेबल पढ़ाने के लिए आपको ना इसके अंदर रो स्पैन, कॉल स्पैन यूज़ होते हैं। जिस तरह अभी देखिए मैं आपको एक टेबल आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएँगी बाद में कि ये कैसे बन रहा है, ये कैसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप जी, इसको मुझे याद है टेबल का। पहले थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड था हाँ और जी। इसका थोड़ा-सा काम भी ज़्यादा था। हाँ जी, क्योंकि मैं हुँ, चाहता हूँ कि आप पहले पीछे वाली प्रॉपर्टीज़ को एक बार अगर आप रीड आउट कर लेती हैं ना, तो आगे जी, की पढ़ना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पीछे के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं ना, वो क्लियर हो जाएँगी आपकी। बिल्कुल। ठीक है? सो मैं चाहता हूँ थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है? अगर आप चाहते हैं अभी मेरे साथ बैठकर आप प्रैक्टिस करना चाहती हैं लाइक अपनी स्क्रीन शेयर करके तो बेस्ट या फिर आपको अगर आपको कोई असाइनमेंट चाहिए तो मुझे वो भी बताएँ। असाइनमेंट तो ख़ैर मैं आपको दूँगा, जो मैंने आज हाँ, बताई हैं। रिलेटेड टू जो आपने अभी मुझे सारा करवाया है ना, तो मैं ये खुद से भी बनाऊँगी, लेकिन एक दफ़ा मैं रिकॉर्डिंग फिर से सुनूँगी, इट्स ओके। बिल्कुल ब्लैंक माइंड से, हुँ, हुँ। और फिर मैं उसे खुद बनाऊँगी, और मीनवाइल आप भी मुझे असाइनमेंट दे दें कोई, हुँ। तो वो भी मैं कर लूँगी। इसमें इसमें यही है कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर भी कर दूँगा, मैंने क्या-क्या चीज़ इसके अंदर अभी तक ऐड किया। एक लिंक बनाया था, एक इमेज क्रिएट की थी, एक पैराग्राफ क्रिएट किया था और हेडिंग्स क्रिएट की थी। अब इसके अंदर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड क्या हो सकता है, इमेज कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और लिंक्स हो सकता है। अब लिंक के अंदर 2 तरह के लिंक्स मैंने क्रिएट किए थे। एक तो वो क लिंक था जो हम क्लिक करने पे इसी पेज पे रहते हैं, हमारा पेज चेंज होता है हो जाता है। और दूसरा लिंक वो था कि जब हम क्लिक करते हैं ये पेज तो हमारा कंटिन्यू रहता है लेकिन नेक्स्ट टैब पे ओपन हो जाता है। ठीक है? वो लिंक है और एक इमेज है ऑ ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है? सो आगे पढ़ें या इतना ही काफ़ी है? नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्योंकि अब ऑलरेडी आपने बता चुके हो कि